बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। दिन का आगाज अच्छा सा करते हैं जनाब, अच्छी बातें करके। वीक का भी आगाज करते हैं। बिल्कुल, वीक का भी आगाज होगा और वीक का आगाज इस तरह से होगा कि पिछले वीकेंड में हमने क्रिकेट को बहुत खूबसूरती से एंजॉय किया है, हमारे खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए देखा है। बाबर आजम की बात करें, दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी जड़ दी और इस बार भी उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है। और हमारी क्रिकेट टीम जो इस वक्त एक टीम नजर आने लगी है, उन्होंने होम ग्राउंड पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। सबसे अच्छी ये चीज कि क्रिकेट हुई और क्रिकेट शायकीन आए और सबने देखा और सबने इसकी जो है वो पजराई की। और खास तौर पर जिन अनासिर ने कोशिश की थी कि मैचेस ना हो, टीम वापस चली जाए, उनकी कोशिश जो है ना वो किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकी। श्रीलंकन टीम के हौसले बुलंद थे और वो खेलते रहे यहाँ पर, वहीं पर हमारी टीम ने भी अपने हौसले पस्त नहीं किए, छोड़े नहीं है और क्लीन स्वीप किया है इस वक्त श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। उनके क्लीन स्वीप को हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसे श्रीलंका को दाद देनी पड़ेगी। कल बेसिकली सीरीज तो वो हार गए, लेकिन जिस तरह से वो फाइट कर रहे थे ना, तो मैच देखने का मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मैचेस वैसे बहुत अच्छे रहे हैं, देखने के लायक थे। और श्रीलंकन टीम का एक बार फिर से हम थैंक यू वेरी मच कहते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद थे, हमारे साथ खड़े रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी। और पाकिस्तान ने जैसा अभी भी मौजूद है भाई, अभी तो जो इसके बाद हमारी एक सीरीज और भी है, आप कैसे भूल सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वो मुश्किल में खड़े रहे हैं। माजी की बात हो रही है, मुस्तकबिल में तो हैं ही हम साथ। और अब अगर आपको जो लेटेस्ट मैच था उसका हाल बताते चले तो ये कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में तो क्लीन स्वीप कर दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी और श्रीलंकन टीम 46वें ओवर में 211 रन ही बना सकी, उसी पर ढेर हो गई। श्रीलंका के समारा विक्रमा जो है वो 48 रन बना सके और कप्तान को जो कोशाल मेंडिस हैं उन्होंने 34 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करते हैं, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने चित किया है और फैसल अकरम, हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में बैटिंग का आगाज किया तो हसीबुल्लाह खान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे, तो हमें लगा कि शायद फिर वही तू चल मैं आया की दास्तान होगी। लेकिन फ़खर जमान आए, बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और फ़खर जमान ने 55 तेज रफ्तार बर्क रफ्तार 55 रन बनाए, बाबर आजम ने 34 रन बनाए। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट रहते हुए 61 और हुसैन तलत ने 42 स्कोर किया। मोहम्मद वसीम जूनियर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए हैं। और मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए वनडे टीम के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। रिजवान ने बेहतरीन अंदाज में सीनियर का किरदार अदा किया, इंशाल्लाह ट्राई सीरीज में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और यही नहीं, दूसरी जानिब राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को शिकस्त दे दी है और दोहा में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी शाहीन्स ने 137 रन का जो हदफ था वो बआसानी 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। तो क्रिकेट के लिए तो बड़ी शानदार खबरें हमारे पास हैं जो शेयर करनी है। अच्छा, जो जुड़वा शहरों के जो रिहायशी उन्होंने खूब इंजॉय किया है वीकेंड पर जनाब, मैचेस भी इंजॉय किए, उन्होंने कॉन्सर्ट भी इंजॉय किया है और क्या खूबसूरत जो है ना माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, और सब लोग एक्टिविटी की तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। खासतौर पर क्रिकेट की हम बात करें, इस पर हमें बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी इरफान जहीर साहब और मियां असगर सलीमी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आपसे आगाज करती हूँ इरफान, क्या कहेंगे जिस तरह से हमने क्लीन स्वीप किया है और जिस तरह से हमें अपनी पूरी टीम वर्क करती हुई दिखाई दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो कहूंगा पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। एक सुपर संडे बड़े टाइम के बाद देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ जब एशिया कप हो रहा था तो 3 संडे में 3 दफा पाकिस्तान भारत से हारा और इस संडे को हमें 2-3 तरह की खुशियां मिली। पहला तो जिस तरह जिक्र आप कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया, दैट इज समहाउ रिटन ऑन द वॉल। जिस तरह पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता था, एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान अच्छा करेगा और मैच जीतेगा। अच्छी चीज यही थी कि आपने नए बच्चों को चांस दिया, खासतौर पर जिस तरह फैसल अकरम की मैं बात करूंगा, बड़े अरसे से मैं इसको बैक कर रहा था, मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि इसको टीम में होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर है उसकी अलग यूनिकनेस होती है। और जब वो आए और उन्होंने शानदार स्पेल किया, 2 आउट भी किए, 1-2 शायद विकेट और ले सकते थे बट थोड़ा अनलकी रहे, बट बहुत जबरदस्त वो खेले। इसी तरह दूसरे मैच जो था शायद उस पर ज्यादा नजरें थी सबकी क्योंकि हम रिसेंट पास में इंडिया से बहुत हारे हैं। और जिस तरह राइजिंग स्टार एशिया कप की बात आप कर रहे थे, उसमें जो खास तौर पे हमें माज सदाकत की बात करनी पड़ेगी। ये लड़का 1 साल से जब भी क्रिकेट खेल रहा है, चाहे शहीन की तरफ से खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है,
एक ऐसा लड़का है जो बता रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेलनी है। जब हम बात करते हैं दुनिया इधर ऑपरेट कर रही है जी, हमारे लड़के उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं करे, और जो आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में उसने टोटल वन साइडेड अफेयर कर दिया। पहले भारत को 136 पे ऑल आउट किया और फिर आपने मेयर 13 ओवर्स के अंदर टारगेट को अचीव किया। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खुशाइन चीज थी। तो पाकिस्तानी फैंस को बड़े अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कि शायद कोई 1 साल के बाद इस तरह की खुशी देखने को मिली जिसको पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा था। खासतौर पर दूसरी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए काफी कुछ अच्छा था, हमारे नेबर्स के लिए एक बहुत बुरा दिन। इनसे भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी वो टेस्ट मैच हारे, अपनी होम सॉइल पे हारे, और जैसी वो पिच बना के वो खेल रहे थे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए काफी एक सैड और डिसअपॉइंटिंग डे। ये वैसे एक चीज हमें ना लेसन भी देती है कि जब वो जीते हैं तो वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसा वो सेलिब्रेशन करते हैं। मैं एशिया कप के दौरान उधर ही था दुबई में, तो इवन उनके जर्नलिस्ट भी ऐसा बुरा रिएक्ट करते थे कि हमें शर्मिंदगी होती थी कि ये कैसे कर रहे हैं। तो ये इस चीज का एक मकसद है, आपको ये स्पोर्ट्स बताती है कि ये साथी काम है, रुलाती ज्यादा है। ये क्रिकेटर के लिए भी यही बात बोली जाती है, आम फैंस के लिए भी ये मेरा ख्याल है ये माइंड में चीज रखनी चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये पाकिस्तानी लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट, हम तो बहुत रो चुके हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है रुलाने की बारी है, हमारे आसाब मजबूत हो चुके हैं। सलीमी साहब आप बताइए। आदी हो चुके हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल आदी हो चुके हैं। सलीमी साहब, ये दोनों फतवात को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, सच्ची बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके लिए खुशियों का पैगाम लाया हूँ, मौसम बहार की जो रंगीनियाँ हैं, दिल रुबाइयाँ, दिल कुशाइयाँ, दिल अवेजियाँ और खुशखबरियाँ लाया हूँ। खुशखबरी भी एक नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 खुशखबरियाँ, 7 खुशखबरियाँ हैं। और इंडिया के लिए जहां हमारे पास 7 खुशखबरियां हैं, इंडिया के लिए 4 बुरी खबरें। अच्छा, अब जरा बता दे जल्दी से। जी बिल्कुल, उसमें 11 ही हो गए, टोटल 11 हो गए जी, टीम बन गई पूरी, जो ना खुशियों, अच्छी खबरों की और बुरी खबरों की पूरी एक टीम बन गई है। अच्छी खबरें ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल जो है दूसरी दफा वनडे सीरीज जीता है। श्रीलंका के खिलाफ हमने क्लीन स्वीप किया है और ये तीसरी दफा ऐसा हुआ है। पहली दफा हमने श्रीलंका के खिलाफ 1985 में किया था, दूसरी दफा हमने 2017 में किया था, और अब तीसरी बार हम श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो इनकी कारकर्दगी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इन दोनों ने साबित किया है कि सीनियर का कोई मुतबादल नहीं होता। और जिस तरीके से रिजवान ने कल 50 की है और अपना 100वां मैच मुकम्मल किया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जब रिजवान ने अपना 50वां मैच खेला था उस वक्त भी उसने 50 की थी, और ये जो 100वें मैच में भी वो 50 करने में कामयाब रहा है। इससे पहले क्वेश्चन मार्क था। 2.5 साल के बाद बाबर आजम उन्होंने भरपूर इनिंग्स खेली और सेंचुरी मुकम्मल की। इसका मतलब है कल भी आपने देखा होगा कि जब ये दोनों प्लेयर्स फखर जमान के बाद जो दोनों प्लेयर डट गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान बड़ा आसानी के साथ ये मैच जीता है। और जो संदूर, इंडिया का क्रिकेट का संदूर ऑपरेशन जो 2 था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। जिस तरीके से मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, मैं समझता हूँ कि हकीकी मायनों में पाकिस्तान क्रिकेट के क्रिकेट फैन के ये मोहसिन है। जिस तरीके से 8 प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे और इन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर, उनकी भी कोशिशें, सबके मुश्तरका काविशों से ये सब कुछ ये बहाल हुआ। और खास तौर पर जो हमने जिस तरह से टीम को रोका और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस दिखाई हमारी टीम ने, तो मजा दुबाला हो गया इसका। इरफान अभी जिक्र कर रहे थे सलीमी साहब बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस का। पहले जरा बाबर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बाबर की सेंचुरी की बात करते हैं। आखिरकार किंग बाबर आजम ने सेंचुरी की और कितने लंबे अरसे के बाद शायकीन को खुश किया। देखिए ऑब्वियसली ये 83 मैचेस के बाद इनकी सेंचुरी आई है। विराट कोहली की भी एग्जैक्टली 83 मैचेस के बाद आई थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि बाबर के 807 दिन ऑलमोस्ट समहाउ बनते हैं। विराट कोहली पे इसलिए क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं हुआ कि विराट कोहली की तरफ से मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा थी। दूसरा, विराट कोहली जब बुरा भी कर रहा था, बुरा इन अ वे के सेंचुरी नहीं आ रही थी, बट वो 70-80 कंटिन्यूसली कर रहा था और उनकी टीम फिर भी जीत रही थी। पाकिस्तान का ज्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स में एक तो हम हारे बहुत ज्यादा, दूसरा बाबर की तरफ से सेंचुरी नहीं आई और एक ही वाइट प्लेयर था जो कंटिन्यूसली रन भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब इस सीरीज में अगर बाबर की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो मुझे शायद अभी भी उस तरह वो प्रॉपर निक में नजर नहीं आया। एक सेंचुरी तो आई बट वो ड्यू थी उस टाइम काफी। उनके कॉन्फिडेंस के लिए तो ये बहुत खुशाइन चीज है कि बाबर की एक मेंटल एक ब्लॉक था कि सेंचुरी मेरे से नहीं हो पा रही,
वो सारी चीजें ये है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा मिसना और अली कंसर्न इसमें ये है, वो ये है कि बाबर एक तरह आउट होते जा रहे हैं। क्रिकेट में आप ये हमेशा कहा जाता है कि जब आप डिफरेंट तरीकों से आउट होते हैं तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी बैटर को आउट होने के लिए एक बॉल चाहिए। बाबर का जो मसला है वो अंदर वाली बॉल है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो वो थोड़ा सा बॉल को आर्म बॉल करता है, अंदर लाता है, बाबर आउट हो जाते हैं। लेग ब्रेक बॉलर आता है, वो गुगली करता है, बाबर से रीड नहीं होती। तो ये इतना टॉप नॉच का प्लेयर जो 3 साल ओडीआई में नंबर 1 रहा है, 2 साल T20 में रहा है, दुनिया में T20 में हाईएस्ट रन कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले वो प्लेयर बन चुके हैं। तो एक इतना प्री एविडेंट किस्म का उनका प्रॉब्लम क्यों हल नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा कंसर्न मेरी नजर में। अच्छा इरफान, एक आप होता है कि आप बेसिक पे ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले या सईद अनवर के साथ जो है रिकॉर्ड बराबर करने वाले हैं, 20 सेंचुरीज बराबर कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली एक लंबा कैरियर पड़ा, अभी जस्ट इन्होंने 136 मैचेस के अंदर। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि आप ही से मेरा सवाल है कि ये जो होम ग्राउंड का एडवांटेज था और बाबर अपने होम ग्राउंड पर स्कोर करने के लिए पहले भी जाने जाते थे, इसका एज कितना मिला उनको? देखिए 2 चीजें हैं। जिस तरह आपने होम एडवांटेज की बात की, वो ऑब्वियसली आपको मिलता है, आप इन कंडीशन से एक्विंटस होते हैं, आप बहुत ज्यादा खेले हैं, क्लेमेटाइज होते हैं कंडीशन से। दूसरा, सेकंड बैटिंग करना बहुत कन्वीनियंट हो जाती है इस वेदर के अंदर, क्योंकि आपको पता है लेट अक्टूबर में और अर्ली नवंबर में ड्यू फैक्टर बहुत आता है, और हमने देखा कि 8-9 बजे के बाद ड्यू आना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान ने इसीलिए लास्ट 2 मैचेस में जैसे ही टॉस जीता तो उन्होंने बैटिंग को ऑप्ट किया। सरप्राइजिंगली पहले मैच में नहीं किया, वो एक अजीब चीज नजर आई। तो ये पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंट हो गया बैटर्स के लिहाज से। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था कि बाबर को जो एक तरह से आउट होने वाला मसला है, और ये अभी से नहीं है, ये लास्ट 2.5-3 साल से ये चल रहा है। और इसमें अगर आप इनके डिस्मिसल देखें तो 90% आपको स्टैट्स बताएंगे कि बाबर एक तरह आउट हुए हैं। तो ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये लम्हा फिक्रिया है, ये नहीं हो रहा। हाँ, इस पर काम होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, कोचेस को भी करना चाहिए, बाबर को खुद भी करना चाहिए। होता क्या है, हमने बड़े जब लैंडिज को देखा है तो वो क्या करते हैं, 8-10 बच्चे लेके उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये आई एम श्योर बाबर कर रहे होंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा, तो अपोजिशन आपको कहीं बड़ा रन करने नहीं देगी, बड़ी इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है सलीमी साहब, मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में आप क्या कहेंगे? कल की उनकी परफॉर्मेंस, बड़े अरसे से उनको टीम से बाहर रखा गया, कल की परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा बना देना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीरीज चूँकि पाकिस्तान जीत चुका था, कल पाकिस्तान ने 3 चेंजेस की, जिसमें वसीम जूनियर ने 3 विकेटें लेकर साबित किया कि हाँ उसका जो इंतखाब जो सिलेक्शन कमेटी है और जो टीम मैनेजमेंट है उसने जो उस पर इत्मीनान किया है वो उस पर पूरा उतरे हैं। और अगर मुस्तकबिल में भी इनको चांस दिया जाता है, कल जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है और क्रूशल मौके पे उन्होंने जो विकेटें हासिल की हैं, तो आगे भी इनको मुसलसल तवातर के साथ मौके मिलते रहने चाहिए। अगर इनको 2-3 सीरीज़ मिलती हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा इजाफा हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि चूँकि ये एक प्रेपरेशन हो रही है 2027 का जो वर्ल्ड कप है, तो जब तक आप जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, टीम अच्छी नहीं बनेगी। तो ये तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। कल आपने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन टीम मैनेजमेंट ने लिया कि सीरीज जीतने के बाद नए प्लेयर भी आए, हसीबुल्ला के अलावा बाकी दोनों जो प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो इनको इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बार बार जो है वो मौके मिलते रहने चाहिए। और आगे जो सलीमी साहब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं फिर बाबर और रिजवान का टीम में? आज मैं समझता हूँ कि अभी ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये देख लें कि जब बाबर और रिजवान क्रीज पर खड़े होते हैं, पाकिस्तान टीम काफ़ी बेहतर पोजीशन में आती है, और यही पोजीशन जो है आगे पाकिस्तान की जो विनिंग है उसका सबब भी बनती है। ये माजी में थोड़ा सा जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और इन पे तनकीद होती रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये दिल बर्दाश्ता थे और इनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब इनकी फॉर्म में वापसी आई है। इनको इत्मीनान दिया जाना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम टीम के सीनियर प्लेयर हो और बेहतरीन, यानी वो तो कैप्टन ने भी कर दिया है, उन्होंने कहा कि जी ये बैकबोन ऑफ द टीम है, तो फिर तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। और खासतौर पर खुद जब आपने अच्छा परफॉर्म किया होता है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं और होता है। अच्छा इरफान बताइएगा, जो कॉम्बिनेशन अभी हमारा चल रहा है, क्या आपके ख्याल में इसी को बरकरार रखा जाना चाहिए आगे T20 के लिए भी, और हमारा जो सीरीज़ है, हमारी ट्रायंगुलर सीरीज़ है उसके लिए, और क्या आपको लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाना चाहिए या कहीं कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए?
देखिए मेरा तो ख्याल ये कि ये हम ओडीआई की अलग कंपैरिजन में बात करें, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा T20 पे होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जस्ट आफ्टर 4 मंथ T20 वर्ल्ड कप है इन फरवरी, तो हमारा ओडीआई से कोई इतना ज्यादा अभी कंसर्न है नहीं है। 2027 में वर्ल्ड कप है, तो सारी प्रिपरेशन जो है वो T20 के लिहाज से देखनी चाहिए। उसमें जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, माज सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको फौरन से टीम में इंडक्ट करना चाहिए। हम करते क्या है, कई दफा किसी लड़के को बहुत अर्ली भी ले आते हैं, और कई दफा कोई ऐसा प्लेयर जरूर होता है जिसने तमाम बॉक्सेस को टिक किया होता है और उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती। माज सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग भी बड़ी शानदार कर रहा है, बॉलर भी बड़ा जबरदस्त है और फील्डर भी बड़ा रिप्लेसमेंट किसकी है? माज सदाकत रिप्लेसमेंट किसकी होगी हमारी कौमी टीम में? ये अली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत एक शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब बैटिंग देखते हैं तो फखर भी अभी T20 में नहीं खेले। ये मेरा ख्याल है हसन नवाज की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अच्छा। हसन नवाज को काफी चांस दिया, हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे रिसेंटली। मैं ये भी नहीं कहता कि उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। आपका 15 का स्क्वाड है, प्लेइंग 11 तो नहीं आप बना रहे ना, प्लेइंग 11 तो बाद में बनानी है, बट ये डायरेक्टली आपके स्क्वाड में आता है। तो जब आप एक बैटर की बात करते हैं तो आप इसको जरूर डालें। इसी तरह जो बॉलिंग में आप पहले वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, ये बेचारा 15 मैचेस में पहले बाहर बैठा रहा है, इसको नहीं खिलाया गया। जो हमारे कोच की एक चीज मुझे थोड़ी सी उनसे इख्तलाफ है, वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट के साथ आते हैं। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको याद होगा, वो पहले ही प्लान कर लेते हैं कि मैंने इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना। हमेशा फोर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, आप पहले पिच को देखते हैं, फिर ओपोजिशन को देखते हैं। और बॉलिंग में हमने देखा कि कई दफा ब्रार को नहीं खिलाया गया, जिस मैच में खिलाया गया ब्रार आपका मैच विनर है। तो स्पिनर को कई दफा बाहर बिठाने की लॉजिक समझ नहीं आती ना, फास्ट बॉलर की समझ आती है कि आप रोटेशन पॉलिसी को ऑप्ट कर रहे हैं और फास्ट बॉलर को कभी खिला रहे हैं, कभी रेस्ट दे रहे हैं, बट स्पिनर को भी अगर आप बार बार रेस्ट दे रहे हैं। इसी तरह फैसल अकरम ने अब अच्छा किया है, इसको प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहिए, इसको तमाम फॉर्मेट के लिए आप कंसीडर करें। तो ये कोई 2-3 चेंजिंग ऐसी हैं जिनको आप करके पाकिस्तान एक बड़ा सॉलिड अपना पूरा कॉम्बिनेशन बना सकता है और आपके पास चांस है। अभी आप घर में खेल रहे हैं T20 सीरीज। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, आपका क्या ख्याल है, आप मुत्तफिक है जिस तरीके से इरफान कह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो यंग प्लेयर जो तमाम बॉक्सेस को टिक कर चुका हो उसका टीम में फिर उसकी शमूलियत नागुज़ीर हो जाती है, तो आपको लगता है कि माज के बारे में आपका भी यही ख्याल है जो इरफान का है? जी बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ चौधरी इरफान साहब से। मुआज़ सदाकत ने कल जिस तरीके से जो इंडियन बॉलर उनकी धुलाई की है, ठीक है, इससे पहले उन्होंने बॉलिंग करके 2 विकेटें भी ली हैं। ये मैं समझता हूँ कि जब शाहिद खान अफरीदी अंडर 19 खेल रहे थे, ठीक है, और उनको कौमी टीम में लेके आया गया था, पहले मैच में वो थोड़ा सा नाकाम हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 13 सेंचुरी बना दी और पाकिस्तान टीम के लिए लाजुम मलजूम हो गए। इसलिए इस तरह का जो टैलेंट होता है उनको ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पे अप्लाई कर देना चाहिए। असाबी तौर पे वो बड़ा मजबूत प्लेयर है। कल भी अगर आप उसकी इनिंग्स देखें और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ करना चाहता है, ये राइट टाइम है। बिल्कुल चौधरी इरफान साहब ने जो कहा है कि इनको टीम में, और आगे हमारे पास तकरीबन 3-4 माह है वर्ल्ड कप, इसमें हम थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अभी ये जो हमारी जो ट्राई कल से जो सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तान का जो पहला मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो इसमें भी थोड़ा सा नए एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए ताकि जब हम वर्ल्ड कप के लिए हतमी जो स्क्वाड बनाए तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर नहीं है, कौन सी जो है ना प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन सा हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, मिडिल में कौन सा होना चाहिए, ऑलराउंडर हमारे पास कौन सा जब आप इसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमी साहब, इरफान साहब का तज्जिया किया आपने इस सारी सूरत हाल पर, क्रिकेट पर, और हम उम्मीद करते हैं जो ट्रायंगुलर सीरीज है उसमें ये जो मोमेंटम पाकिस्तान टीम का बना हुआ है ये बना रहे और हम इसी तरह से फतुहात समेटते रहें। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं। गुज़िश्ता रोज़ उर्दन के बादशाह की रवानगी के बाद ऐवान सदर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कुरानी आयात का हवाला दिया। जिस तरह मुसलमानों को उस वक्त कामयाबियाँ मिलती थी, हमारी फ़ौज भी अल्लाह ताला की राह में निकली और कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की मई में जब जंग हुई, पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह ताला की राह में निकले। जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अगर दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। आसिम मुनीर ने कुरानी आयात का हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया, अल्लाह ताला ने फतह याब किया। ये कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से
है, उनकी जानिब से ये कहा गया। और फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि हल्फन कह सकती हूँ किसी से इंतकाम नहीं लिया, जजेस के ज़मीर मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं देने पर क्यों ना जागे, जादू टूने पर हुकूमत चलाने के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। जजेस ने जो इस्तीफे दिए, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। नहीं तो ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि विफाक जिम्मेदारी निभाए, KP के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है, कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं, पॉलिसी महज आवाम के मुफाद में बनेगी। उधर आइनी तरमीम के बाद बनने वाली विफाकी आइनी अदालत आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू कर देगी और आइनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात सुनेंगे और पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि विफाकी आइनी अदालत के मजीद 2 जजेस आज अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद जो चीफ जस्टिस उद्दीन खान समेत विफाकी आइनी अदालत के जजेस हैं उनकी तादाद 7 हो जाएगी। इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले जो वफाकी आइनी अदालत है उसकी बात कर लेते हैं। आज से अपना काम शुरू करेगी, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और वकला तहरीक भी चलाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वकला में जो तकसीम है वो भी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। क्या आपको कोई वकला तहरीक चलती हुई नजर आ रही है? देखें, जिनका काम है तहरीक चलाना वो चलाएं, और चूंकि अक्सरियत में सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी जगहों पे हुकूमत की हामी तंजीम का गलबा है, जीते भी इलेक्शन है और उन्होंने 27वीं तरमीम के तहत आइनी अदालत बनाने की इलेक्शन से पहले भी हिमायत की थी और इलेक्शन जीतने के बाद भी की थी, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं हारून रशीद और फिर एहसन फोन दोनों ने किया था। तो तुकला जो बिल्कुल तकसीम है वो बिल्कुल टिका के मौजूद है और यही वजह है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ भी वकला ने बहुत गुफ्तगू की, लेकिन वो गुफ्तगू महज प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक रही, तहरीक की सूरत नहीं की। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में, जब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह दोनों वकला तहरीक को लीड करेंगे या वो कराची बार से खिताब करेंगे आके और उनका हो रहा है, तो वो उसको कितनी हद तक लेके चलते हैं। दूसरी बात ये कि कितने वकला होंगे जो इस तरमीम को चैलेंज करेंगे और कितने वकला होंगे जो कहेंगे हम आईनी अदालत में पेश नहीं होते। 26वीं तरमीम के बाद जब आईनी बेंच बने थे तो तमाम वकला पेश हुए और तरमीम को चैलेंज भी किया और उसी बेंच के सामने यही उनका मुद्दा रहा कि इसको आप फुल कोर्ट में भेज दें। उसका भी फाइनल होना था तो आईनी तरमीम आ गई 27वीं, जिसके तहत अब ये आईनी कोर्ट बन चुकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट अलग हो गई है। तो ये अभी क्वेश्चन कुछ दिन लगेंगे, देखना होगा कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक रहेंगे या अमली तौर पे कोई तहरीक शुरू। ये कहा भी जा रहा है कि जो वकला तहरीक है वो 2 जो मुस्ताफी जजेस हैं उनकी क़यादत में चलाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन है वो आपको कितनी मौसर तहरीक चलाती हुई नजर आ रही है? देखें, 2 जजेस ने जो रिजाइन किए हैं वो उनके सियासी नुक्ता नजर की अक्कासी करते हैं। ये जजेस 8 जो रुकनी बेंच जिसने PTI को एक तरफा मुकम्मल यकसुई से इंसाफ फराहम किया था, ये उन 2 में शामिल है। और अतहर मिनल्लाह साहब ने जब बेंच सुन रहा था खवातीन की मखसूस नशिस्तों का और अकलियतों का, तो कहा था कि धांधली तो 2018 में भी हुई थी और यही इसी किस्म के एतराज़ात थे, लेकिन उनके फैसले में नजर नहीं आए। फिर ये खतूत लिखते हुए नजर आए, ये उस वक्त रिजाइन नहीं करके गए। जैसे आपने मरियम नवाज की अभी गुफ्तगू भी सुनाई, तो बात ये होती है कि उन्होंने भी कल लंदन में यही कहा था ना कि ये सियासी उस पर नजर आ रहा है। उन लोगों ने रिजाइन में भी अपना सियासी टिल्ट बाकायदा दिखाया था, तो वो तो नजर आ रहा है कि वो शायद उस तरफ ऑप्ट करें कि उसके लिए काम करना चाहेंगे वो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब मुसलसल जब ये 8वीं तरमीम के ऊपर
26वीं तरमीम के या 8 जजों के फैसले के ऊपर जब बात हो रही थी, तो वो खतूत भी आज खुद फैसले की सूरत में बगैर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जजों के दस्तखत के जारी करते रहे और वजाहतें करते रहे। तो ये क्वेश्चन तो उनके ऊपर आ रहा है कि वो अपना एक ज़हनी फैसला कर चुके हुए थे कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और उसी का नतीजा, हालांकि लोगों का ख्याल था कि ये रिजाइन करेंगे 26वीं तरमीम के फौरन बाद, जब इनकी सीनियरिटी लूज हो गई तो ये उस नुक्ते पे करते। लेकिन अब ये जब पार्लियामेंट को कहते हैं कि वो इनकी मर्जी के मुताबिक कानून साजी करे या आइन साजी करे, तो ये पजीराई नहीं हो सकती इस बात की कि आप जजों ने बहुत मनमानी की। सो मोटो के में प्राइम मिनिस्टर उड़ाए, आम आदमी के नाम पे आपने चीनी कीमतें, सीमेंट की कीमतें चेक की और वो मजीद बढ़ गई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव का रोल संभाला हुआ था, उसी का नतीजा ये 26वीं और 27वीं तरमीम। अच्छा, ठीक है। तो आमिर साहब, जिस तरह से हमने 27वीं तरमीम का भी अभी जिक्र किया आपने, सेनेट से सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने दिया था वोट, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जगह, मरहूम की जगह अब दोबारा इलेक्शन होगा। आपको लगता है हुकूमत सेनेट में फिर मजीद मजबूत हो जाएगी? तो फिर यूं ये कहा जा सकता है कि 28वीं जो आईनी तरमीम है वो जल्द हो जाएगी? अगर होती है तो उस तरमीम में क्या होगा और वो कब पार्लियामेंट में कब तक पेश हो जाएगी? देखें, ये दोनों सेनेटर जो अपनी पार्टी के खिलाफ गए, ये दोनों, एक बलूचिस्तान से और एक सिंध से, एक पीपल्स पार्टी से आ सकते हैं, एक बीएपी या दोनों पीपल्स पार्टी से दोबारा आ सकते हैं सेनेट में। और हुक्मरान जमात की जाहिर है, दूसरी तरफ पीएमएलएन के इरफान सिद्दीकी की जगह पे पीएमएलएन के एक और सेनेटर आएंगे, तो बगैर चेयरमैन सेनेट के इनके पास 65 वोट अपने हो जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि कोई ज़मीर की आवाज पे जागा, कोई लोटा हो गया या कुछ हो गया, तो ये 2 वोट अब जब इनके अपने बराह रास्त बन जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। अच्छा, 28वीं तरमीम की बात तो बहुत हो रही है। एक तो ये टाइम तो लाजमी गुजरेगा ना कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, जो इन दोनों के अभी रिजाइन एक्सेप्ट होने हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का आज या कल उसकी उन मरहूम की सीट के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, तो एक तो उसके बाद है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि कुछ टाइम लगेगा उसके अंदर ना। अभी कुछ चीजें तो है ना, जैसे फौरी आप और हम बात कर लें, ये भी कुछ टाइम लगेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एनएफसी पे मैं अलग से पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करूंगा। एमक्यूएम को भी लॉलीपॉप दिया गया बल्दियाती इदारों का। मैं 1 मिनट बस बात पूरी कर लूं। एमक्यूएम को बल्दियाती इदारों का लॉलीपॉप दिया कि उसके लिए आईनी तरमीम पे बात करेंगे। अमल वली खान को कहा गया कि खैबर को हटाने के लिए हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बल्दियाती इदारे आम आदमी से बराह रास्त जुड़े हुए हैं और पंजाब असम्बली ने उस पर एक करारदाद पास की है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज को आईनी तरमीम आईना है, अमली मुजाहरा करना चाहिए कि जो अगले साल वो बल्दियाती इदारों के इलेक्शन कराने जा रही हैं, तो उसमें वो तमाम इख्तियार अपने कानून के तहत दे दें। आइन का इंतजार इसलिए हो रहा है कि आइन से लोग चाहते हैं कि सूबे अपना इख्तियार जिलों को नहीं देते तो पाबंद बनाया जाए। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने करारदाद पंजाबी असम्बली से पास कराई है तो उन्हें अमली तौर पर लोगों को इख्तियार देने का जो काम है वो मुकम्मल कर देना चाहिए कि हम बल्दियाती इदारों को हर लिहाज से माली सतह पे, इंतजामी सतह पे मजबूत करेंगे। बिल्कुल। तो आमिर साहब, ये तो कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम जो है वो बजट से पहले ही आ जाएगी। नहीं, मैं तो सच्ची बात है, कोई इल्हाम तो नहीं है। अभी ये बातें हैं, ज्यादातर इस पे वर्किंग होनी है, काफी वर्किंग होनी है। बजट पे आती है, बजट के बाद आती है, फौरन आती है, हम आगाह करेंगे। लेकिन अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब किताब में। ऐसे नहीं है कि छू मंतर। अभी तो वैसे महीना 1.5 महीना तो 3 सेनेटरों के इलेक्शन में लग जाना ना। उसके बाद की बात है। इस दौरान आपको और हमें पता लगेगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है एनएफसी अवार्ड में सूबों का कुछ हिस्सा कम करके मरकज को ज्यादा देने की, उसकी मीटिंग्स कितनी होती हैं, कितनी सीरियस होती हैं, उसके बाद हमें अंदाजा होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक तरफ सुहेल अफरीदी का बयान है जो आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। वो कहते हैं जी वफाक जिम्मेदारी अपनी निभाए और हमारे साथ जो है, केपी के साथ जो है सुतेली माँ वाला सलूक बंद कर दिया जाए, जो हमारा शेयर बनता है हमें वो दिया जाए। और दूसरी जानिब हमने देखा कल वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी खासे बरम नजर आए। वो वज़ीर आला केपी को कह रहे थे कि काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे, केपी जो के खिलाफ जो हुकूमत है वो वरना मजीद सख्तियाँ करेगी। तो क्या कोई एहतजाज भी इस सारी सूरत हाल में आपको होता नजर आ रहा है उनकी जानिब से? देखें, सुहेल अफरीदी का मुतालबा दुरुस्त है, तरीका गलत है। अच्छा। उन्होंने जो धमकी लगाई है, उनका राइट है ना सूबे का कि वो अपनी रॉयल्टी मांगे, अपने बकाया जात मांगे। ये कौन कहता है? जब आइन में हिस्सा दिया गया है तो क्यों ना दें।
लेकिन जो तरीका है वो ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में प्राइम मिनिस्टर को मतून कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को मतून कर रहे हैं, वफाकी इदारों को कर रहे हैं, तो आपको चाहिए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखें, आप कॉल करें कि जनाब मैं मिलना चाहता हूं और मेरे ये इश्यूज हैं। क्योंकि आप कहते हैं नहीं पहले मुझे इमरान खान से मिलाओ, तो फिर आपको जवाब मिल गया, आप 5-6 दफा जा चुके हैं अडयाला जेल, वो नहीं मिलने दे रहे। तो आपको अगर सूबे का हक लेना है तो उसका तरीकाकार मौजूद है, आप खत भी लिखें और थोड़ा सा डाटा भी शेयर कर दें कि जब इमरान खान साहब की 4.25 साल हुकूमत रही तो केपी के जो आज बकाया जाता है उनमें से उन्होंने कितने अदा कर दिए थे। क्या वफाक की ये पोजीशन है एक्चुअली कि वो जानबूझ के रोक रहा है या उनके पास पैसे नहीं है? जो वफाक इस वक्त ये तड़प रहा है कि हमें सूबों से एनएफसी में से कुछ शेयर वापस दें, कि हमारे पास जो कर्जों के हैं, वफाकी हुकूमत के खर्चात हैं, दिफाई खर्चात के बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो उसके ऊपर सूबों और मरकज को ही बैठ के बात करनी है। कोई ना सूबे बाहर से आया ना मरकज बाहर से आया, ये सारे मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। तो किसी को भी किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तलाल चौधरी ने जो बात की है वो सियासी तौर पर गुफ्तगू की है, उसको इसी मानों में लेना चाहिए जैसे वो भड़के लगाते हैं वजीर आला, उस तरह उधर से जवाब में भी भड़क आ गई है। बिल्कुल, तो वो तो बिलावल की जानिब से जो कमेंट्स किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने हैं और बड़े सख्त और जारहाना है। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सियासी सूरत हाल पर आपने गुफ्तगू की और हम तबसरा कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता एक माह से जारी सियासी जोड़ तोड़ बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुँचने के करीब आ गई है और आज़ाद कश्मीर के यकबस्ता मौसम में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जमा होने वाली तहरीक आदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से आइन के आर्टिकल 27 के तहत बुलाया गया है और तहरीक आदम एतमाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार है और अगर इतने वोट वज़ीर आज़म के खिलाफ पड़ जाते हैं तो वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। असम्बली की मौजूदा पार्टी पोजीशन के मुताबिक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक 20 अरकान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान, PTI के 5 अरकान, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक रुकन शामिल है और ईवान की कुल तादाद 53 है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उन्हें 38 अरकान की हिमायत हासिल है और मुस्लिम लीग नून तहरीक आदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने का फैसला कर चुकी है, ताहम वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक पर नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुमकिना तौर पर मार्च या अप्रैल 2026 में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसाज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। इसी पर हमने करनी है जी बात, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद में ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रज़ा मीर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हमने भी जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर का मौसम तो यकबस्ता है लेकिन वहाँ पर जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा कि ईवान में पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उन्हें 38 अरकान की हिमायत हासिल है। एक तो ये कि ये 38 मेंबर्स पूरे कैसे होते हैं ये बताइएगा, और क्या कोई आज सरप्राइज भी मिल सकता है? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे बड़ा सरप्राइज हमने आखिरी प्रोग्राम में डिस्कस किया था इसी मॉर्निंग शो में और हमने कहा था शायद पीपल्स पार्टी को सरप्राइज दे। तो देखिए फैसल मुमताज राठौर का नाम जो नए वज़ीर आज़म के लिए दिया गया ये एक सरप्राइज ही था, क्योंकि ज्यादा ये तवक्को जाहिर की जा रही थी शायद चौधरी मोहम्मद यासीन या चौधरी लतीफ अकबर और सरदार याकूब खान जो बड़े नाम थे बज़ाहिर उनके नाम ये पूरा निकलेगा, लेकिन फैसल मुमताज राठौर एक बहुत बड़ा सरप्राइज था आजाद कश्मीर के इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। एक नौजवान मुतरक जो उम्र रवा के 48वें साल में और सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म होंगे अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है, जिसके गालिब इम्कान मौजूद है। और इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है 20 फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान हैं, 17 पीपल्स पार्टी के हैं, 9 मुस्लिम लीग नून है, इसी तरह 5 PTI, 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 1 JKPP। और पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उनके पास 38 यानी कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वैसे भी आपको पता है हमारे यहाँ चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, ताकत का तवाज़न जब देखते हैं कि ताकत किस जानिब ज्यादा है तो ज्यादा लोग शामिल होते हैं। आखिरी साल चल रहा है, असम्बली का इलेक्शन भी करीब है और मुस्लिम लीग नून बज़िद है कि आप क़ब्ल वक्त इलेक्शन करवाएं, जबकि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है, इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, मौसम की सूरत हाल आप सबके इल्म में है। और साथ ही साथ नई आने वाली हुकूमत के लिए अगर आज तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है तो अवामी एक्शन कमेटी जो बहुत बड़ी तहरीक चली थी तो जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद इस हुकूमत के लिए एक बड़ा और कड़ा इम्तहान होगा। और साथ ही साथ आपकी जो कैबिनेट है
वो 20 से ज्यादा नहीं होगी। ये भी आपने देखना है कि आप इतने इस कश्ती पर आपने 38 लोग अगर सवार किए जैसा कि उनका दावा है, तो 20 को तो आप कैबिनेट में लाएंगे, बाकी कहां जाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत से उम्मीदवार पहले दिखाई दे रहे थे इस सीट के लिए जिसपे अब फैसल मुमताज राठौर साहब का नाम सामने आया है, तो उनको क्यों नहीं कंसीडर किया गया? वो तो अपने हलकों में अपने जो है अपनी सिलेक्शन के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा पुरुम्मीद भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये अरसा गेन किया, आपने देखा होगा काफी धूम धड़के के साथ गुज़श्ता 1 माह के दौरान मुसलसल तहरीक अदम-ए-इत्माद को हम कवर करते हैं। पहली तहरीक अदम-ए-इत्माद है जो इतने एहतमाम के साथ लाई जा रही है, वरना इससे पहले चीजें मैनेज होती थी, मुज़ाकरात होते थे और यकदम खुफिया तौर पे लाके तहरीक अदम-ए-इत्माद उस वक्त सामने आती थी जब वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी असम्बली के हाथ में वो दस्तावेज होती थी। लेकिन इससे पहले इतना एहतमाम किया गया और ये नाम फाइनल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये डेडलॉक की कैफियत थी। और उसके बाद जब नाम फाइनल हुआ, पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने फाइनल किया और उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ भी इनके मुज़ाकरात रहे। पाकिस्तान में जो आईनी तरमीम थी उससे भी ये मामला इल्तवा का शिकार रहा और अब जब ये मरहला मुकम्मल हुआ तो उसके बाद में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सियासी गहमा गहमी है। मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत अच्छा बताइएगा, ये जो फैसल मुमताज राठौर हैं, इनके लिए अगर ये बन जाते हैं 16वें वज़ीर आज़म जो कि उम्मीदवार हैं उसके लिए वो, तो इनके लिए चैलेंजेस मेजर कौन कौन से होंगे? पहला तो ये आपने जिक्र कर दिया अर्ली इलेक्शंस वाला जो नून लीग बार बार मुतालबा कर रही है, पब्लिक एक्शन कमेटी के भी मुतालबात सामने है, दीगर कौन कौन से चैलेंजेस होंगे इनके लिए? देखिए, हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं जो अभी तक अपने मनसब पर मौजूद हैं, इन्होंने गुज़श्ता ये जो 2023 अप्रैल 2023 से जब से इस मनसब पर फायज हुए तो उसके बाद काफी सारी उन्होंने इस्लाहात की और फैसल मुमताज राठौर उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उनके जो ओपनिंग प्लेयर थे, जो फ्रंट फुट पे खेलते रहे, जो उनका एक मजबूत बाजू तस्वर किया जाता था, कर्नल वकार नूर और फैसल मुमताज राठौर, ये और वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी चीजों को वो लेकर आगे चलेंगे, एक तसलसल होगा। लेकिन इस वक्त ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो माहिदा है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर मुस्लिम लीग नून आने वाले वक्त के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम को लेकर चलना चाहती है, अपने मामलात अवाम के साथ लेके जाना चाहती है और पीपल्स पार्टी अपने लिए गेम बनाना चाहती है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। प्लस तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 1 से 2 साल के दौरान जो आप ये कहें कि लोगों को एक ये है कि पहले माजी में फंड्स खुलेआम मिलते थे, कोई किसी किस्म की कदर नहीं थी, तमाम चीजें जो है ना वो खुले दिल के साथ कबूल की जाती थी। मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो आके चेक कायम किया और बहुत सारी चीजों पे रुकावट लगाई, तो इससे 2 साल के दौरान जो सियासी कारकुनान है वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म खुले दिलो दिमाग के साथ चीजों को लेकर चले। फंड इस वक्त बड़ी मैं ये समझता हूँ कि 50-60 अरब रुपया अभी भी मौजूदा बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, उनको मुकम्मल करना है, जॉब्स का मामला है और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदा जिसकी वजह से 2-3 दफा बड़ी तहरीकें चली, अगर ये माहिदा मुकम्मल नहीं होता और अवामी एक्शन कमेटी ये समझती है कि उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वक्त लिया जा रहा है, तो ये इस हुकूमत के लिए एक बड़ा और सब्र आज़मा मरहला और चैलेंज होगा, बहुत चैलेंजिंग मरहला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश की जाएगी, राय शुमारी होगी उस पर और आज फैसला सामने आ सकता है जिसमें फैसला अनवारुल हक साहब के खिलाफ भी आ सकता है, उनकी हिमायत में भी आ सकता है। तो देखते क्या होता है, ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है चाकिर आजम रिंद के सदगिरा की दिलचस्प तारीख पर। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुसलसल संतार से हमारे साथ हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं लाहौर से फ्लोरिडा। उनकी एक नई किताब है उसके हवाले से और उसमें लाहौर की बहुत ही मुनफरिद कहानी है। लाहौर के आसपास के जो मज़ाफ़ात हैं उसके मुतल्लिक भी बहुत सारी ऐसी कमाल और ख़ूबसूरत कहानियाँ इस किताब में हमें मिलती हैं। चाकिर आज़म रिंद का सतघरा, ये क्या है, ये तार साहब से पूछते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तार साहब बताइएगा ज़रा, चाकिर आज़म रिंद का सतघरा ये क्या है? ख़वातीन और हज़रात, एक जगह है एंड मुझे ऑलमोस्ट यकीन है
कि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। जी बिल्कुल, बेहद तारीखी जगह है, लाहौर के करीब है। वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर कि सच ए जेम ऑफ हिस्ट्री इज स्टिल एग्जिस्टिंग लाहौर से कुछ फासले पर। मुझे भी नहीं इल्म था। सही। मैं रेनाला खुद गया गंगाराम के हाइडल प्रोजेक्ट देखने, वहाँ से हम साहिवाल की तरफ चले तो वहाँ एक जगह लिखा हुआ संगमील था कि सतगड़ा कितने किलोमीटर, पता नहीं क्या है ये सतगड़ा। तो एक संगमील आया कि मीर चाकर खान रिंद मकबरा 10 किलोमीटर। मैंने कहा ये चाकर खान कहाँ से आ गया, मैं उसके बारे में भी नहीं जानता। चुनांचे हम वहाँ पे गए। पहले तो चाकर खान रिंद का मकबरा रेनोवेट हुआ पूरा, और वहाँ रिंद का एक बलोच सरदार थे, आपको जानते हैं, एक ह्यूज मुजस्समा भी आवेज़ है। अच्छा। और घोड़े के ऊपर जूजुल मतलब सवार। आपने नोट किया होगा कि बेशतर जो अहम लोग हैं यूरोप में भी यहाँ भी उनको घोड़े पे सवार दिखाया जाता। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्चुअली घोड़ा उनकी शानदारी में इजाफा करता है। आप देखें ना कि बड़े से बड़ा सरदार हो, नेपोलियन भी हो या रंजीत सिंह भी हो, कोई भी शाह सवार, तो आप उसको वैसे ही बैठा हुआ दिखाएंगे तो उसमें वो शान और शौकत नहीं। घोड़ा जो है उसको वो तमकन अता करता है। तो वो वहाँ पे वो हमने देखा, उसके साथ एक दीवार चली जा रही। मालूम हुआ कि सतगड़ा का शहर कह लें, कस्बा कह लें, वहाँ से शुरू होता है और उसकी फसील है। ये ज़्यादातर महाराजा रंजीत सिंह के ज़मानों में बनी। और मैंने बताया ना कि मैं अवेयर ही नहीं था। पता चला कि 7 कबीले थे बलोचों के जो यहाँ पे आबाद हुए और उन्होंने एक वॉल्ड सिटी बनाया। तब वॉल्ड सिटी होते सारी, बेरा भी था और भी जितने भी अहम शहर थे, प्रोटेक्शन के लिए वॉल उनके गिर्द होती थी। तो वहाँ पे एक गिलानी साहब हमें मिल गए, वो हमारी लीडर्स वर्ल्ड के मेंबर वगैरह भी थे। तो आई वॉज अमेज्ड कि उस पूरे कस्बे के गिर्द वॉल है, अब भी है, कुछ पुरानी है, बाद में और वार्ड अथॉरिटी ने भी उसमें कुछ हिस्सा लिया है, और उसके गेट हैं पुराने। और जब गेट का दरवाज़ा आप खोल के अंदर जाते हैं तो गोया आप सैकड़ों बरस पहले चले जाते हैं, सिवाय इसके कि वहाँ कोका कोला की बोतलें बिक रही या कोई मॉडर्न आसार है, वरना दुकानें हैं उसी तर्ज की पुरानी। और उसके पीछे इन पुरानी दुकानों में होता था, 2 होती थी हमेशा। लाहौर में भी मुझे याद है जो कारोबारी लोग थे कि एक में आप कारोबार करते थे, पिछला जो होता था वो सस्ताने के लिए होता था या छोटा स्टोर होता था। वहाँ लाहौर जैसी गलियाँ थी, लाहौर जैसे छज्जे थे, लाहौर जैसी मेहराबें थी, हवेलियाँ थी। और ये एक मेन बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ उस मेन बाज़ार से दूसरी जानब गए क्योंकि दूसरी जानब भी एक गेट था, और गेट से बाहर राजेश खन्ना थे, एक बहुत मशहूर एक्टर, आप जानते ही, दिलीप कुमार के बाद वो कहते हैं फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा। राजेश खन्ना की आबाई हवेली भी वहाँ पे मौजूद, और उसमें अब प्रिजर्व्ड है, ठीक है, ठीक हालत में। हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि उसमें नंबरदार की रिहाइश थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए हैरत का बायस बनी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेस शायद वाहिद ऐसा चैनल है जिसके लिए गुलजार साहब ने खुद वीडियो तैयार करके अपने पैगाम और अपने नज़में भेजी जो कारवां सराय में चलाई गई। उनसे उन दिनों मेरी बाकायदा फ़ोन पे भी बात होती रहती। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी राजेश खन्ना, फिर उन्होंने राजेश खन्ना की बातें शुरू कर दी क्योंकि उसकी फिल्म के लिए भी उन्होंने डायलॉग वगैरह लिखे थे, फिल्म लिखी थी आनंद शायद, जिसमें अमिताभ भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने राजेश खन्ना की बेटी जो है डिम्पल खन्ना शायद, उससे तज़किरा किया आपके इस मालूमात का। तो शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि शी इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो आप बताएं कि ये हवेली कहाँ है और इसका महल वकूअ। चुनांचे मैंने उनको वो तमाम तफसील बयान की जो मेरा ख्याल है। उसके बाद मैंने पता नहीं किया कि डिम्पल खन्ना ने
इसी सतगढ़ा के हवाले से और अपनी आबाई हवेली के हवाले से वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा। चुनांचे आप जान सकते हैं कि सतगढ़ा कितना अहम एक तारीखी शहर कह लें या कस्बा है, और उसे देखे बगैर आपकी वो प्यास नहीं बुझती जो पुराने शहरों को देखकर बुझती। क्या बात है, बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान की जो ब्यूटी है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, वो चेक कीजिए। मतलब आप हिस्टोरिकल उसको पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें तो फिर 1000 दास्तान का सिलसिला है। आप उसको कल्चर के हवाले से देखें तो 1000 दास्तान है। अगर आप उसको लैंडस्केप के हवाले से देखें तो 1000 दास्तान है। मतलब आप उसको जिस रुख से भी देखें तो कैसा खुशकिस्मत मुल्क है। और एक हवाले से लेकिन बदकिस्मती भी है कि हम अपने इस विरसे को, इतने कीमती विरसे को जो जगह जगह है, इसको हम महफूज करने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके। और बहुत सारी जगह जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो जिनका बहुत बुरा हाल है। और इस हवाले से जब तक मकामी कम्युनिटी के अंदर वो वाली सेंसिटाइजेशन या हसासियत पैदा नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ अगर इदारों पे डाल देंगे तो सिर्फ इदारे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पंजाब पुलिस के कांस्टेबल आसिम रजा से। कांस्टेबल आसिम रजा रवां माही वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन यूनिवर्स 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। आसिम रजा ने एमेच्योर मेन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि प्रो कार्ड भी हासिल किया है। आसिम रजा मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब और मिस्टर लाहौर के एजाज़ात भी हासिल कर चुके हैं, जबकि आलमी सतह पर मलेशिया में गोल्ड, जबकि अमेरिका में होने वाले आलमी मुकाबलों में भी 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। मजीद आसिम रजा हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको बहुत सारे मिस्टर्स का तो अवार्ड मिल ही रहा है और इसके साथ साथ आप मेडल्स भी इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सोशल मीडिया भी है, आप सेंसेशन बने हुए हैं पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग में। हाँ, लोग प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, यह है कि मेरा कंटेंट भी है, मैं अपनी फिटनेस की जो है मतलब क्लिप डालता रहता हूँ, और डाइट का जो कंटेंट है वो है मेरा कि आप किस तरह खाओ, चीप डाइट है या एक्सपेंसिव है, तो ये मेरा कंटेंट है। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ पंजाब पुलिस और एक तरफ आपका ये शौक, मैनेज कैसे करते हैं? ये कि नौकरी मेरी तकरीबन 22-23 साल की है, तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब 15 साल की मेरी जर्नी है। मगर यह है कि यहाँ पे मैं अपने महकमे का थैंक यू अदा करना चाहूँगा कि जो मेरे आला अफसरान हैं, वो मुझे जब मेरी प्रेप आती है, प्रिपरेशन का टाइम आता है, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं और ये मैं जो टाइटल है विन कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मुझे बिल्कुल प्रॉपर नौकरी करनी पड़े तो ये है कि मेरे जो प्रोग्रेस है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो रिजल्ट वीक हो जाएंगे। तो आसिम, आपको वर्दी में देख के तो लोग डर जाते होंगे? हाँ, वर्दी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लगता हूँ और बिल्कुल एक थोड़ी सी लेदर लुक लगती है, क्योंकि हमारे महकमे के अंदर एक चीज़ है जी, आपका पुलिस वालों के पैर निकले होते हैं। हाँ। तो उस बारे में ये बात करूँगा कि वो था 15 से 20 साल पुराना दौर था। अभी जो न्यू कमर आ रहे हैं, जो न्यू पुलिस आ रही है, वो बड़ी अपने आप को बड़ा स्मार्ट लड़के आ रहे हैं, और उम्मीद है कि मुझे ये, क्योंकि हमारे जिम्नेजियम बहुत बन गए हैं, पुलिस अफसरान ने जिम्नेजियम बहुत बना दिए हैं, तो अब आने वाली पुलिस आपको ये मोटी नजर नहीं आएगी, नजर आएगी आपकी तरह हमें। चलें, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक ही चीज सुनने को मिलती थी जिसका आपने खुद ही जिक्र कर दिया, हमने फिर भी नहीं किया उसका जिक्र। अच्छा, बताएं कि ये वाला आपका जो एक्सपीरियंस था, ये कैसा रहा? जिस तरीके से आपने गोल्ड अपने नाम किया है, कितने चैलेंजेस थे? जब मैं लास्ट टाइम अमेरिका गया था तो वहाँ पे 40 कंट्री थी, तो लास्ट टाइम जब मैं 2 सिल्वर मेडल्स हुआ तो एक जहन होता है कि यार मैं सिल्वर मेडल लेके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुल्क ने, महकमे ने इज्जत दी, तो मेरा टारगेट था कि नहीं, मुझे गोल्ड के लिए जोर लगाना है। तो अगला मुकाबला मलेशिया में था और वो अक्टूबर में था, तो मेरे पास टाइम था कि मेरे पास 8-10 महीने हैं, तो मैंने पूरा जहन बनाया कि मैंने तैयारी करनी है, और जब तैयारी करके गया हूँ तो अल्लाह ने इज्जत दी है, प्रो कार्ड भी विन किया, गोल्ड मेडल हुआ। और साथ ये है कि पाकिस्तान का पहला 3-2 अपनी वाइफ के साथ किया है। हाँ, वरना जितने भी हैं, क्योंकि आपको तो एक्सपेंसिव है, पैसे बड़े लगते हैं, तो ये है कि मैं पहला बॉडी बिल्डर हूँ पाकिस्तान का जो अपनी वाइफ के साथ गया और गोल्ड लेके आया। अकेले जाने को तरजीह देते हैं। दोनों जगह पे आपने खुशी जो है ना वो साथ ही रखी। हाँ, मेरे लिए, मैं कहता हूँ मेरे लिए लकी रही है और मोटिवेट भी करती रही है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था, क्योंकि मैं देखता था गोरों को या इंडियंस को कि ये अपनी वाइफ को साथ लेके आते हैं और बड़ा मॉरल सपोर्ट होती है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये वाकई है। बिलाशुबा एक मॉरल सपोर्ट आपके साथ होती है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस होने के बाद अपनी ज़िंदगी वैसे तरतीब देना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स में हमने देखा है बहुत सारी ऐसी जहतें थी जिस पे लोग पहले तवज्जो नहीं देते थे,
लेकिन अब कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से तवज्जो देने लगे। हमने देखा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का एक ज़माना था जिसमें किसी हॉलीवुड के सुपरस्टार को देख के लोगों ने सभी ने शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो मध्यम हो गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं आलमी सतह पर और पाकिस्तान में? बात यह कि बीमारियां ना जो सबसे मेन जो है वो आ गई हैं बीमारियां। लोग छोटी उम्र में शुगर होने लगे, कोलेस्ट्रॉल लग गया है, ठीक है, जाके अपनी रिपोर्टें कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है। तो ये कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, खासतौर पे वेट ट्रेनिंग फिटनेस, कि ये जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को ना बड़ा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। साथ फिर जब अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, देखते हैं लोगों को, आप वो डाइट के रिजल्ट्स अच्छे लेते हैं, तो ये है कि आपकी लाइफ चेंज होती है। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जितनी भी आने वाला टाइम है, चाहे उसमें 30 साल के हैं, 40 के हैं, 20 के हैं, जिम जाएं, जिम की तरफ रवाना हो और प्लस अपनी डाइट को अच्छा करें। ये फास्ट फूड के अपना जान छोड़ दें, या कि बीमारियों से बचेंगे। और जब आप पुरकशिश नजर आते हैं, अट्रैक्टिव नजर आते हैं, तो लोग आपको देख के ना, तो ये एक बड़ा चीज़ होती है यार, ये इन्फ्लुएंसर क्यों आ रहे हैं, लोग उनको देखते हैं वैसा बनने के लिए। आप हिरविनें देख लें, 50-50 साल की हैं, 30-30 साल की नजर आ रही हैं, ठीक है, तो क्या है फिटनेस, हत्या कि चेहरों में उनकी झुर्रियाँ आ गई हैं, वो नहीं कर, मगर अपने आप उन्होंने फिट रखा हुआ है। बीमारियों से बचने का बेहतरीन सोर्स है कि आप जिम की तरफ जाएं, फिटनेस रखें, चाहे कोई भी हो। अच्छा, एक और चीज़, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है, वो होता है स्टीरॉइड्स और उनको यूज़ करने का। कई जगहों पर कुछ बताते हैं कि ये नेसेसरी होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं इस्तेमाल करने, और कुछ लोग जो होते हैं जो गलत इंस्ट्रक्टर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और गलत किस्म के स्टीरॉइड्स और इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो वो फिर हमने उनका वो भी देखा है कि वो खासे बीमार हो जाते हैं, उनके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, उनकी बॉडी के काम करना छोड़ देते हैं। मैं इसमें ना 2 मिनट की डिबेट करूँगा। आज मैं आपके पास क्यों आया हूँ? मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, इसलिए आया हूँ। जितने भी इंटरनेशनल एथलीट हैं, पहली बात तो इनहेंस लेते हैं। अब ये बात कोई भी डार्क साइड नहीं आके बताएगा, वो यही कहेगा नहीं नेचुरल है या ये है, वो डाइट को आगे रख लेगा। प्रोफेशनलिज्म के लिए, इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए आपको इनहेंस लेना है। अच्छा। और देखिए, मैं यूथ को नहीं बता रहा, यूथ जनरली फिटनेस करे, इन चीज़ों से दूर है, मगर जब आप प्लेयर हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब कितनी मिकदार में लेनी है, आपके पीछे आपके डॉक्टर्स हैं, आपके साथ आपके पढ़े लिखे टीचर्स हैं, उनके बगैर आप जीरो हैं। ये जितने भी आप चीज़ें देखते हैं, लंग्स क्या, किडनी, लीवर फंक्शन, एक्नी आ जाना, प्रॉब्लम्स आनी, ये तब आती है जब आप खुद से ये काम करते हैं। देखें, अभी आपने आर्नल्ड की बात की, आर्नल्ड से लेके इस साल का डेरेक लंसफोर्ड चैंपियन है। मुझे एक बात बताएं, जिनको दे रहे इनहेंस है, तो कहने का मतलब ये है कॉपियां उनको कर रहे हैं, देख उनको रहे हैं, बात कर देंगे नेचुरल, बड़ी अच्छी चीज है। सब स्पोर्ट्स में खतरा तो मौजूद होता ही है। कुछ रनिंग मैं खुद भी करता हूँ, रनिंग में भी खतरा है कि आपकी टांगों में या घुटनों में ऐसा दर्द पैदा हो जाए जो फिर आपको आगे उम्र में जो है वो तकलीफ देता है। लेकिन मसला ये है कि हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो आपको इजाफी तौर पर करना पड़ता है, कि आपको थोड़ा सुपर ह्यूमन बन के दिखाना पड़ता है। तो उस जिस तरह आप कह रहे हैं सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। उसमें आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने। ये शॉर्टकट्स कौन लोग ले रहे हैं? जिस कोई बच्चा आया, उसकी बॉडी बिल्डिंग 2 साल की है, 1 साल की है, वो ज्यादती कर रहा है अपने साथ। हाँ, आपका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये आप उन्हें दें जो विदाउट इंस्ट्रक्टर खुद से, कि फलां तो मैंने यूज करते हुए देखा था, ये सप्लीमेंट, ये स्टेरॉइड, तो वो खुद यूज करना शुरू करते हैं। वो कितना खतरनाक है। लड़के यहाँ पे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जिम में जाते हैं, देख रहे हैं किस बंदे को जिसकी 10-12 साल की जर्नी है। अब मेरी 10-15 साल की जर्नी है। एक लड़का आता है, मैंने इसको बीट करना है, इसको कम्पीट करना है, इसके साथ वो 2 सालों में ड्रग ले रहा है 19-20 साल का, बॉडी का टेस्टोस्टेरोन वैसे उसकी बॉडी में बड़ा अच्छा है, वो जब इनहेंस लेगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो यहाँ पे आके इसकी डार्क साइड बताई नहीं जाती। आपने इंटरनेशनल कम्पीट करना है, पाकिस्तान लेवल पे भी कम्पीट करना है, तो आपको इनहेंस की जरूरत है। बिल्कुल। और इसके बगैर आप जो गोल्ड मेडल्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच उसके लिए, क्योंकि आप इस वक्त भी हमारे साथ लाएंगे। हमारे नाज़रीन को भी अगर दिखा सकें कि जो गोल्ड मेडल आप लेकर आए क्या शानदार, और जिस तरह से लंबे चौड़े आसिम खुद हैं, उसी तरह से जो है ना चौड़ा सा गोल्ड मेडल भी है। और ये पासपोर्ट जैसी क्या चीज़ है आप? ये हमारी ना इंटरनेशनल मेंबर एंट्री है, यानी कि मैं इंटरनेशनल पासपोर्ट है मेरे पास, मतलब कि मैं प्लेयर हूँ। कल को अगर मैं अपने पासपोर्ट के साथ इसको रखता हूँ तो कल को मैं कहीं और वीज़ा अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ से ये होता है कि मेरे चांसेस वीज़े के ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये वो चेक करेंगे सारा, तो उससे पता चल जाएगा। साथ ये है, साथ इसके अंदर मतलब ये है, तो ये है कि मतलब जी वो पता चल जाएगा भी वाकई फेक तो नहीं है। हाँ। और ये बड़ी चीजें काउंट होती हैं, तो ये एक बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज है कि आपके पास ये अब मौजूद है। अभी ये बताएं आगे का क्या इरादा है, क्योंकि आप अक्टूबर टू अक्टूबर कोई शानदार कारनामा सरंजाम आगे मेरा एक सरप्राइज है, मैं बिल्कुल गुप्त रखता हूँ, मैंने कुछ चीजें गुप्त रखी हैं, तो मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ। मैं कुछ चीजें बताता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो चीजें पूरी नहीं होती। कंपटीशन की तैयारी पे हूँ इंशाल्लाह ताला, और मैं ये दुआ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा लंबा चलूंगा,
4-5-6 माह चलूंगा। तो यह है कि इंशाल्लाह ताला चले इंशाल्लाह, और हम यही दुआ करेंगे कि आप आगे भी कामयाब हो और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रखते हैं, अपने महकमे का नाम रोशन करते रहे। आपका बहुत शुक्रिया। कांस्टेबल आसिम रजा हमारे साथ मौजूद थे, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब जरा मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर है। पंजाब भर में सुबह के औकात में हद निगाह में कमी और धुंध बढ़ने के इम्कानात हैं। अब वो पता नहीं धुंध होती है सुबह के औकात में या स्मॉग होती है, हमें तो फ़र्क भी करना अब हम भूल गए हैं। कराची की बात करें तो बदलते मौसम से शहरी जो है वो मौसमियाती बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर शदीद रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए इरफान ब्रेक हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट। माफ कीजिएगा इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो रवा साल है गुज़िश्ता साल की निस्बत आपको लग रहा है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली है? और नवंबर में हमने काफ़ी सर्दी और स्मॉग देखी थी, और जो स्मॉग थी उसका जो पर्टिकुलर मैटर की तादाद थी वो भी बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आ रहा था, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही। आज 204 है लाहौर में, आपको तब्दीली नज़र आ रही? देखिए अभी भी जो हमारे पास जो ईपा वालों के साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो पंजाब के वाले हैं, उन्होंने जो इसकी तादाद बताई है वो 300 से ऊपर की बताई है, 311 तकरीबन वो अपनी वेबसाइट पे वो जो है ना ये चीज़ बता रहे हैं। और ये अनहेल्दी कंडीशंस है, वेरी अनहेल्दी कंडीशंस। तो अभी भी स्मोग जो है हमारे पास जो मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पे लाहौर से के साउथ में कसूर हो गया, मुल्तान हो गया और फैसलाबाद हो गया, इन इलाकों में हमें जो है ना वो ज़्यादा स्मोग जो है ना वो नज़र आ रही है और स्मोग अभी मौजूद है। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि ये जो सर्दी है इस बार की खुश्क सर्दी होगी, बारिशें जो है वो कब से पड़ने का इम्कान है, ताकि ये जो सीजनल और वायरल इन्फेक्शंस है उनका खात्मा हो सके और स्मॉग से हमारी जान छुटे? देखिए अभी जो ये नवंबर का महीना है इसमें हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा स्पेल जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। ताहम इस हफ्ते के आखिर में वीकेंड पे जो है वो एक बारिश बरसाने वाला या उससे थोड़ी बहुत जो है ना वो बर्फबारी होगी, वो बलाई इलाके होंगे, ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाके जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शामिल होंगे। तो वहाँ पर जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है ना वो हो सकती है इस वीकेंड में। जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं वो बदस्तूर जो है ना वो खुश्क जो है ना वो सर्दी की लपेट में रहेंगे। बिल्कुल। तो इरफान साहब, आपके कहने का मतलब है कि दिसंबर जनवरी में कोई बारिश नज़र नहीं आ रही, खुश्क रहेगा मौसम? देखिए जो हमने फोरकास्ट दी है आइंदा आने वाले चंद महीनों में, ख़ास तौर पे जो होगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, ये नॉर्मल से हम कम बारिशें देख रहे हैं कि इसमें बारिशें जो है ना वो नॉर्मल से कदरे कम होंगी। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, लालीना के हवाले से बहुत सारी सोशल मीडिया पर खास तौर पर खबरें चल रही थी कि इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ेगी, और जो सूरत हाल है पाकिस्तान में पिछले साल की बरक्स जो है वो कुछ ज़्यादा सुबेर हो जाएगी सर्दी की। इसकी ज़रा हकीकत क्या है, उस पर रोशनी डालें। देखिए जी, ला नीना एक साइंटिफिक जो है ना फेनोमेना है जो कि मौसमों पर जो है वो असरअंदाज होता है। अब इसमें जो स्टडीज़ हैं या जो रिसर्च है वो डिफरेंट है। कुछ कहते हैं कि ला नीना का असर जो होता है वो साउथ एशिया में जो है ना वो इस तरीके से होता है कि समर की बारिशें ज़्यादा होती हैं, विंटर में कम हो जाती हैं। और अब जो पैटर्न जो चेंज हुआ है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, तो इसमें भी रद्दोबदल आया है। तो डायरेक्टली जो है ला नीना का इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं है, ताहम जो बारिशें हैं वो आगे हमें कम नजर आ रही हैं, जिससे जो टेम्परेचर्स होंगे वो मैदानी इलाकों में वो कदरे जो है ना वो ज्यादा रहेंगे नॉर्मल से। और ये रद्द नहीं किया जा सकता कि एक बारिश बरसाने वाला जब सिस्टम आएगा वो बारिश होगी या उससे जो बर्फबारी होगी उससे फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त के लिए जो है वो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएंगे, उसमें सर्दी में इजाफा हो जाएगा, लेकिन वो वक्त ही होगा, चंद दिनों के लिए होगा, फिर दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएंगे। तो वो जो एक मिथ क्रिएट की गई थी कि लगातार जो है ना ये पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। तो इरफान साहब, कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए कराची में अभी फिल वक्त मौसम जो है वो यकदम ठंडा होने वाला नहीं है,
आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी कोई ऐसा वेदर नहीं आ रहा जो कि कराची तक जो है ना अफेक्ट करे, और कराची में कोई साइबेरियन हवाएं या कोयटा से, जो अभी कोयटा में भी टेम्परेचर जो है ना वो कम होना शुरू हो गया, माइनस में चला गया है, लेकिन जो हवाएं चलती हैं जो कराची को अफेक्ट करे वो अभी नजर नहीं आ रही। ताहम सर्दी में मोतदिल और कुछ थोड़ा बहुत इस तरह की सिचुएशन रहेगी, लेकिन यकदम जो है ना वो सर्दी नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट, और मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है आने वाले दिनों में बल्कि महीनों में, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे जी, जाते जाते एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे रेडियो, टीवी और फिल्मों के मुमताज़ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को। उनको अपने मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए हैं। शफी मोहम्मद शाह की लाजवाब अदाकारी में उनका कोई सानी नहीं। शफी मोहम्मद शाह 1949 को सिंध के शहर कंडियारों में पैदा हुए। उन्होंने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। 70 की दहाई में पीटीवी के ड्रामे उड़ता आसमान में एक छोटा सा किरदार अदा किया। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।